औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मकबूजा कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हिंदुत्व और भारतीय अफवाज के जो भी लोग उनके साथ शामिल थे, उनके हाथों बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम को 12 रोज़ गुजर गए। 12 रोज़, 4 तारीख भी गुजरी, 4 मई भी गुजरी। और वज़ीर आज़म भारत के नरेंद्र मोदी, जो एक दौरा जिसमें उन्होंने खाना खा लिया था मोहम्मद बिन सलमान वली है सऊदी अरेबिया का, उसको छोड़ के वो वापस पहुंचे दिल्ली, लेकिन वो मकबूजा कश्मीर नहीं गए। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके किसी वज़ीर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी फ़ौज की तरफ से कोई प्रेस उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा। एक आध मन की बात उन्होंने की, एक आध कोई कॉन्फ्रेंसेस वो आपस में उनके घर पे हो रही हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स, कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट, कुछ नहीं। और पूरी दुनिया में एक हिजान बपा कर दिया उन्होंने। और अब वो हिजान क्या शक्ल लेगा आने वाले दिनों में? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मुशाहिद साहब, वो गाना ज़हन में आ रहा है, इंतहा हो गई इंतज़ार की। ये मुझे बताएं, ये कत्लेआम हुआ है, उसके बाद वो वापस आ गए और आके बस बैठ गए, तो उससे अच्छा बाहर के दौरे में आके उन्होंने पॉलिटिकिंग की। अच्छा, बिहार के जलसे में गए। ये नहीं कि अगर ख्याल होता कौमी सलामती का या कि लोग बेगुनाह को मारे गए हैं, उसकी उस तरफ नहीं गए। वो मकबूजा कश्मीर का रुख नहीं किया, सीधा दिल्ली से इवेंट टू बिहार। और उसमें वो स्क्रिप्ट में तैयार था 2-3 अंग्रेजी के लफ्ज़ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वी विल फॉलो देम टू द एंड ऑफ द अर्थ। और हम उनका वो ट्रम्प से मुतासिर हुआ। वो अंग्रेजी में उसमें मैसेज तो ट्रम्प के लिए था, अमेरिकन के लिए था ना। वो अंग्रेजी में उन्होंने तकरीर की पहली दफ़ा, और उसमें ये फॉर्मुलेशन भी दी डराने के लिए, धमकाने के लिए। और उसके 2 दिन बाद जो लोकसभा में ब्रीफिंग हुई 24 अप्रैल को, 22 को ये वाक़या होता है, 24 को ब्रीफिंग होती है। और उस ब्रीफिंग में ये अमित शाह भी था और इंटेलिजेंस भी लोग थे, राहुल गांधी भी था। उसमें क्या कहा उन्होंने? सिक्योरिटी लैप्स, 3 टियर सिक्योरिटी, बार्ब्ड वायर इलेक्ट्रॉनिक फेंस। क्या ये सिक्योरिटी लैप्स था या ये फॉल्स फ्लैग था? मेरा तो अपना व्यू है फॉल्स फ्लैग था। देखें ना, पैटर्न देख लें, 3 पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं। जीते सिंहपुरा वो तो कंफर्म हो गया ना, अब उसमें कोई डाउट ही नहीं। क्लिंटन ने खुद कहा था कि काश मैं ना जाता, मेरे वजह से सिखों को मारना पड़ा उन्होंने, ठीक है ना। वो क्लियर हो गया। 3 बंदे उन्होंने, और जनरल गिल का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, उसने कहा कि जी वो तो अपने खुद हमारे लोगों ने किया। पुलवामा का भी वो पहले भी बात हो रही थी। और बल्कि मैं तो वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक में मेरी सिस्टर उसको थी, तो उनकी एक कॉलीग थी इंडियन, और उन्होंने कहा कि मेरी हमशीरा हैं उनकी दिल्ली में, वो कह रही हैं कि दिसंबर 2018 में कि बड़ा वाकया होने वाला है कोई। अच्छा, पहले ही? हाँ, क्योंकि मोदी का इलेक्शन आ रहा है, इन्होंने कुछ करवाना है। अच्छा, बात चल रही थी वहाँ। एग्जैक्टली चल रही थी। और अब क्या होने जा रहा है? अब क्या था, वो तो क्लिंटन आ रहा था ना, हाँ। मार्च 2000 में जो सिखों को मारा। अब कौन आ रहा था? जेडी वैंस, आपका दामाद आ रहा था। तो दामाद को वेलकम भी करना है, दामाद को अपने मुतासर भी करना है, और दामाद को गलत बयानी भी करनी है कि पाकिस्तान ये करवा रहा है। तो ये तो जो इस किस्म का क्राउड है, इनकी सोच फैशिस्ट सोच है, मोदी एंड कंपनी की। इनका इंस्पिरेशन कौन है? फॉल्स फ्लैग का सबसे मशहूर किस्सा क्या है? एडॉल्फ हिटलर 1933 में उसने अपनी पार्लियामेंट जला दी थी, राइक्सटैग फायर। जनवरी में वो बनता है चांसलर ऑफ जर्मनी, जनवरी में 1933 इलेक्टेड चांसलर। और 3 या 4 महीने बाद वो वाकया होता है। राइक्सटैग उनकी पार्लियामेंट का नाम था। उधर आग खुद लगवाई और कहा ये कम्युनिस्टों ने किया है, जो उनके मुखालिफ थे, और कम्युनिस्ट पार्टी का तिया पांचा कर दिया। तो ये इनकी सोच जो है ना, और ये 2025 100 साल एनिवर्सरी है आरएसएस की। आरएसएस 1925 में ये फैशिस्ट तंजीम पैदा हुई थी। और इनका स्टाइल भी देखें, ये खाकी निकर पहनते हैं, सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, और इनका सलूट भी ये है,
वो तो हाइल हिटलर था ना, तो ये जरा ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन दैट सेम, वो हाइल हिटलर वाला। नहीं तो अपने बंदे मरवा दिए। तो इनके लिए तो क्या, उन्होंने वो गोधरा में नहीं किया था, मेजर प्रॉहट वगैरह सारा अपने बंदे मरवा दिए, तो ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है इनको मरवाने में। ये सोच है ना कि लार्जर जो है ना, कि जो एक नफरत है फॉर द अदर, मुसलमानों के लिए, मसीह बरादरी के लिए, सिखों के लिए। नहीं तो उसके नतीजे में क्या, वो तो शुक्र है, मैं कहता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है 3 दबंग शख्सियात को कि हम इस जंग नहीं हुई। मेरा तो खैर शुरू से असेसमेंट यही था कि मैंने रीजंस भी दिए थे। एक तो है कि जी लकीली पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, बड़ा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, जिनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है वहां पे। हाँ वो तो नहीं, वो तो पागल हो दो गया। कौमी नजरिए को, हालांकि है ही 2 कौमी, अब तो पता नहीं, बल्कि मैं आगे पूछूंगा आपसे कि अब तो मैं 3 कौमी 4 कौमी। एक तो है कि कायद आजम के जो सोच थी उसकी मुकम्मल वैलिडेशन हुई है 2 कौमी नजरिया का। मोदी को भी तो क्रेडिट जाता है, उसने वो किया था, लेकिन कायद आजम ने 90 साल पहले सोच लिया था कि हमारे इनसे गुजारा नहीं। अब तो मैं कहता हूं कि 3 कौमी नजरिया, खालिस्तान की अलग बात, सिखों की बात करें, नहीं तो बाकी जो है नॉर्थ ईस्ट वाले जो है, बाकी जो नेक्सलाइट्स हैं, ये और इसमें हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हुई, बड़ा नहीं एक मिनट मुझे पहले ये बताएं कितने कौमी नजरिए चल रहे हैं इस वक्त? इस वक्त तो 17 इंसर्जेंसीज चल रही है ना। कश्मीर की तो जंग आज़ादी है, वो तो इंडिया का हिस्सा नहीं, वो एक जेन्युइन जंग आज़ादी है जिसका मकसद आज़ाद कराना है एक बैरूनी ऑक्यूपेशन आर्मी से, जो यूएन चार्टर के तहत जायज़ है। ठीक है, वो तो अलग कर देना। ठीक है। अच्छा, जो नेक्सलाइट मूवमेंट है लेफ्ट की, इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 604, उसमें से 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मूवमेंट है। 30 रियासतें हैं, 20 जगह है। जो रेड कॉरिडोर है ना, रेड कॉरिडोर पूरा वो जो शुमाल से जो साउथ आता है, नीचे तक आता है, और उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कोई बाहर का, एक क्लास बेस्ड। अच्छा, वो माओइस्ट हैं? माओइस्ट हैं, हाँ, गुरीले हैं, बड़ी जानदार गुरीले। अच्छा, उसके अलावा खालिस्तान के अलावा देख लें, खालिस्तान का रेफरेंडम भी हुआ है, आपको पता है। और अब आ जाए नॉर्थ ईस्ट में, और आप देखें कि पहली दफा मेजर जनरल फजलुर रहमान, बांग्लादेश के साबिक जनरल, उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान का कोई हमला होता है पाकिस्तान पर, हमें हिंदुस्तान के जो 6 रियासतें हैं, ये 7 रियासतें हैं ये कॉरिडोर के नॉर्थ ईस्ट वाली, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये हमें ले लेना चाहिए। तो इंडिया के डिसइंटीग्रेशन, ये मोहम्मद यूनुस के मुशीर हैं गालिबन। जी गालिबन, और उनके सिस्टम का हिस्सा है। सो एक संजीदा बात किसी ने, पहली दफा इंडिया के डिसइंटीग्रेशन की बात हुई है एक इस रीजन से। आपने क्या कहा? डिसइंटीग्रेशन यानी इंडिया की तकसीम की बात हुई है पहली दफा। ये मतलब हमारी तरफ से नहीं हुई, लेकिन ये एक उनका एक साबिक बरादर मुल्क। आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? ये मुमकिन है? अगर ये मोदी रहा, या फिर हिंदुस्तान रहेगा या मोदी रहेगा, क्योंकि मोदी एक, और उनकी सोच जो है आरएसएस की, वो अलामत है तकसीम की, तासुब की, तज़ाद की। और ये जो है इस वक्त जो इंडिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे भी था, नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी सोच के हवाले से हिंदुत्व है, नफरत, बुग़्ज़। लोग कहते हैं ना कि मोदी पर बड़ा प्रेशर है कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ, प्रेशर नहीं है, नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने खुद उकसाई हुई है। मोदी के जहन में क्या था उस दिन जब वापस आया वो? उसके क्या जहन में था? हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो जाए पूरे मुल्क में, कत्ल, गर्दनें कटना शुरू हो जाए, क्या था जो उन्होंने किया था? उसका मॉडल एक ही है, क्योंकि बेसिकली तो कातिल है। गुजरात 2002, बुचर ऑफ गुजरात, जिसका उसका वीजा कैंसिल हुआ था यूके का, रिपब्लिकन्स ने किया था बुश के दौर में, और ब्रिटिश ने भी किया था, ब्रिटिश ने भी कर दिया। बिल्कुल दोनों जगह ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर, बिल्कुल कि तुम यू आर किलर, वो तो बाद में मजबूर कर दिया। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान में चूंकि एक आर्मी चीफ, और जो मैसेज भी गया, 2 नेशन थ्योरी की बात सही की, क्योंकि इंडिया का एक नजरियाती सोच भी है। उनके लोकसभा में अखंड भारत का मैप है। अखंड भारत का क्या मुराद है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, सेंट्रल एशिया। ये कब था अखंड भारत? वैसे कभी अखंड में तो फर्जी मुगल अंपायर ने उसको इकट्ठा किया हुआ था, या ब्रिटिश ने किया था इकट्ठा, वो तो देयर वाज नो ग्रेटर इंडिया, तो मिथोलॉजी है ना उनकी। अच्छा, तो ये एक तो हमारी तरफ से एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हुई कि जनाब, अच्छा कौम भी एक हुई,
कौम भी कोई। हुई, एक पाकिस्तानियत भी उजागर हुई, नेशनल यूनिटी भी हुई और हिम्मत हौसले का मैसेज है, मोरल बूस्टर। ये नहीं कि इसने कहा जी कि जी हमारे टैंकों में डीजल नहीं है और हमें क्या करेंगे, पसीने छूट रहे, हाथ मल रहे। नहीं, ठक, वी आर वेरी क्लियर, यू हिट अस, विल हिट यू बैक हार्ड। पुलवामा प्लस। एक आपने वाक्य बताया था, 3 वाकयात का जिक्र किया था हाँ, नहीं मैं कहा दूसरा था जिसकी वजह से जंग नहीं अभी तक जो क्यों रुका मोदी। एक तो जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी चीफ, हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो एक तो ये। दूसरा एक और दबंग शख्सियत, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो उन्होंने ऐलान किया चीन ने फौरन कि हम पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और तीसरा एक और दबंग बंदा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दी। जो एनओसी इंडिया मांग रहा था कि अमेरिका से मिलेगा, वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। और उसने क्या कहा, वो जंग जो हो ना सकी। जो वो जंग ना हो, जो हो ना सकी। बिल्कुल, आप देखें ना, उसने क्या कहा, उन्होंने कहा आई हैव वेरी गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, आई हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। दोनों मेरे दोस्त हैं बराबरी का मुकाम। रशियंस ने फिर कहा, और फिर उसने एक बाकी- और चीज बात की। उसने कहा कि ये मसला जो है, असल जड़ की फसाद कश्मीर का मसला है, जो बहुत पुराना मसला है, 1500 साल पहले लेकिन लेके 1000 साल 1500 से मिल रहा था कि हिंदू मुस्लिम, हिंदी मुस्लिम। वो बेसिकली बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। वो उस वाले से बात कर रहा है, वो समझता है। तो उसने कहा कि ये मसला हल करे। और एक और चीज हुई है पहली दफा डॉक्टर साहब, कि मौजूदा दौर में 3 बड़ी ताकतें हैं इस वक्त वर्ल्ड की, यूएस, चाइना, रशिया, तीनों का एक बैन अल-अक़वामी इशू पर यकसा मौक़िफ़ आ गया। इंडिया पाकिस्तान के इशू पर जंग नहीं होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, और जो इंडिया के बयानिया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो बिकाने ना, उसमें सबूत। इकोनॉमिस्ट क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, ब्लूमबर्ग क्या लिख रहा है, आज फॉरेन अफेयर्स का मैं पढ़ा था आर्टिकल, उसमें क्या लिखा है, इंडिया ने लिखा है ये आर्टिकल। 1500 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी ये देखें ना जो हिजरी चल रही है, मुझे नहीं पता उसने किस किस वे में उसने बात की है, लेकिन ये वो देख रहे हैं उसके सारा। पीछे तो ये तीनों का सेपरेट रोल जो था ना, पाकिस्तान के हवाले से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इंडिया चाइना के हवाले से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और अमेरिका की तरफ से न्यूट्रलिटी एंड लैक ऑफ एनओसी फॉर इंडिया। इंडिया ने तो पूरा अपना सिस्टम बनाया हुआ था ना कि हम अमेरिका के मिल के साथ चीन की मुखालफत करेंगे, पाकिस्तान को दबाव डालेंगे, क्वाड, ऑकस, सारा ये उनका अलायंसेस वगैरह थे। वो तो मामला मुश्ताक साहब, आपने बड़ी अजीब सी बात की कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, और आपने दूसरी बात ये कि या मोदी रहेगा या हिंदुस्तान रहेगा। देखें जी, अगर मोदी रहा तो ही विल प्रिजाइड ओवर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। जिस तरह इंडिया को वो तकसीम कर रहा है, गोरबाचोव इन इंडिया। हैं? नहीं, गोरबाचोव तो शरीफ आदमी था, अच्छा, कमजोर आदमी थे, शरीफ आदमी था। ये तो इनकी तो बदमाशी है, इनकी तो सोच ही और है। ये वो गोरबाचोव बेचारा वो तो मारा गया था। ही वाज वेल मीनिंग पर्सन, वो डेमोक्रेट भी नहीं तो था। फिर ये तो फाशिस्ट है ना, नहीं, ये तो रेसिस्ट भी हैं, ये तो बर्दाश्त नहीं करने को तैयार मुसलमानों को। ये तो वो काम है जो लिंच बॉब मेंटालिटी। नहीं तो फिर एक प्रोसेस शुरू हो गया, तो उसको रोकना कैसे होगा फिर? इंडिया कैसे उसको, इंडियंस लेकिन बड़े ये तो, अच्छे जबरदस्त लोग हैं वहां पे, वो कैसे रोकें इसको? आप ये देखें कि बांग्लादेश, जिसको वो मोदी ने बड़ा प्राउडली कहा था कि हमने खून बहाया है उनकी आपकी आज़ादी के लिए, दिल्ली में जाके, ढाका में जाके उसने क्या कहा था इसको, हसीना वाजिद को, उधर से आवाज़ उठी है, पाकिस्तान से नहीं बात हो रही है। हम नहीं, वो करते हैं पाकिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की बात हम तो नहीं करते, लेकिन वो उधर से आवाज़ उठी है कि जनाब ये हसीना वाजिद भी गायब, मतलब वो भी डंप। नहीं, मुझे ये बताएं, तो रेवोल्यूशन आया मुश्ताक साहब, आपने 3 लोगों को क्रेडिट दिया, आर्मी चीफ, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, कि जो जंग नहीं हुई। अच्छा, फिर उसमें और भी ऐड करें ना आप, रशिया का रोल देखें, हाँ, दरमियान तो में मैंने तो अरब कहा ममालिक का रोल, नहीं, यूरोपीय यूनियन वो में तो आज जयशंकर गर्म हो गए, उसमें बाद में आता हूँ मैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया ने डंप कर दिया? मैं डंप का लफ्ज बहुत स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पहली दफा हुआ है कि इंडिया को एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक। मोदी को डंप कर दिया। मोदी का जो सारा था ना बेसिस, मोदी और आरएसएस को कह लें, क्योंकि उनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी है, ऑपरेशन हिंदुत्व, और ये वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है जिसकी क्यादत एक एक्सट्रीमिस्ट के पास है, मजहबी इंतहा पसंद क्रिमिनल किलर, किलर मतलब सर्टिफाइड। तो उस हवाले से इनका जो सारा न बयानिया,
इनका जो दुनिया मफरूज़े, इनका जो फोकस बना हुआ था, वो तो सारा कलेप्स हो गया। दैट हैज फेल्ड। उनके लिए बहुत बड़ा फेलियर है ना। उनका ख्याल था, बेसिक बात है डॉक्टर साहब, साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। हम आज मई में बात कर रहे हैं, पिछले महीने क्या हुआ, सेलिब्रेशन किसकी हुई है, 50 साल वियतनाम वॉर की। अगर साइगॉन, फॉल ऑफ साइगॉन, और एक दिन पहले हिटलर एक दिन पहले हिटलर की सुसाइड, तो अगर, और उससे पहले फॉल ऑफ कैम्बोडिया भी था 17 अप्रैल को। इसका मतलब अगर साइज इक्वल स्ट्रेंथ होता तो क्यूबा में इंकलाब ना होता, वियतनाम शुड हैव लॉस्ट टू अमेरिका एंड अफगानिस्तान शुड हैव लॉस्ट टू द सोवियत यूनियन। और जमीन पे चींटियां खत्म हो जाती, डायनासोर घूम रहे होते, डायनासोर घूम रहे होते हैं। ये देखें, कुदरत का अपना निज़ाम भी है। ये अगर आप ऐसा काम करें जो आपके अपने समझते हैं कि तकब्बर की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर हम ये माइट इज राइट कर सकते, इट इज नॉट देयर पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो मोदी करेगा ना, क्या करे। अब मोदी के एडवाइस दोनों चलें इस वक्त, तो क्या मोदी को क्या मशवरा दें? देखिए ना, मोदी को ये डर है कि नहीं, आप उसको एक सिंसियर मशवरा क्या दें मोदी को? अगर मैं उसका एडवाइजर हूँ तो वो पहले ही वो काम कर रहे हैं, वो डिस्टेबलाइजेशन। उनकी 3D स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की। डीमनाइज पाकिस्तान, डैमेज पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। डीमनाइज मतलब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। देखें ना, IMF चले गए हैं वो, और भी प्रोपेगेंडा सारा। मुझे एक प्रॉब्लम है वैसे मुशर्रफ साहब, उनके पास कुछ नहीं है, वो IMF के पास चले गए हैं। मतलब कत्ले आम वहां पे हुआ है जिसमें उनके लोग मुलविस हैं, या उनके लोग मुलविस हैं, या सिक्योरिटी लैब्स है, या मतलब फॉल्स फ्लैग है। तीन चीजें हैं, तीन से आगे तो नहीं, जिम्मेदारी उनकी हुई है। अच्छा, उनके कंट्रोल में। IMF में वो क्यों गए, हम क्यों नहीं गए? ये हमने जो सारे सबूत हैं, जो हमारे पास ऑडियो लीक्स हैं, और फिर जाफराबाद और कत्ले आम पाकिस्तान में होता रहा है, ये सारा हमने क्या कुलभूषण यादव के साथ वो कोई अजायब घर में रखनी है चीजें? ये मैं समझ मतलब जाना तो हमें चाहिए कि ये एक आप IMF ग्रे लिस्ट पे, ब्लैक लिस्ट पे डॉसिये इशू किया था वजारत खारजा ने अक्टूबर 2020 में कि इंडियन स्टेट टेररिज्म, जिसमें उन्होंने कहा था कि 87 ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो रॉ स्पॉन्सर कर रहा है, कुछ अफगानिस्तान में है और कुछ हिंदुस्तान में है। और मेरे पास कॉपी आई, मैं उसको चेयरमैन था खारजा अमूर कमेटी का, मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ने पेश की थी, और उनके ISI के लोग भी थे, जनरल फैज उसको DGI से। मैंने कहा इसको निकालें, ये तो बहुत बड़ा आपकी बात है, इसको सर्कुलेट कराएं। 43 पेज का डॉक्यूमेंट है वो, बिल्कुल जिसमें टेलीफोन जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो लिस्टेड है, सारा कुछ है। हमने नहीं किया। इस वक्त उसको लाइन हमारी और थी कि जी हम आलू प्याज की तिजारत करें, तिजारत करनी है, तिजारत करनी है, क्रिकेट खेलनी है, वो अपना राहत फतेह अली को भेजना है म्यूजिक प्रोग्राम के लिए, फलाना करना है, कल्चरल एक्सचेंज करना है, इस टाइप की बात करनी है। तो वो और ये भी कहा गया, आपको ब्रीफिंग में आपको याद होगा कि अब तो मसला कश्मीर भी मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। इंडिया सिर्फ डरा था उस वक्त जब सीज फायर की बात की, चाइना की वजह से। गलवान में फेंटी पड़ी थी उनको जून 2020 में, और 2021 में उन्होंने सीज फायर की बात की थी, और हो कर भी लिया था हमने। तो हमने तो उनको बेल आउट कर दिया और मोर और लेस। तो ये हमारी हमाकत है, हमारी गफलत है। अब भी इट्स नॉट टू लेट, अभी हम सर्कुलेट कराएं जो कि इंडिया इज द बिगेस्ट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मुशर्रफ साहब, एक तो आपने कहा कि आप उनके मुशीर हो, मेरा ख्याल आप कहेंगे कि रिजाइन कर दें, चले जाएं, ऐसा कोई मशवरा आप खामोशी इख्तियार करेंगे, बाकी उनके काबीना नहीं है वो उस टाइप के बंदे, तो वो बंदा। अच्छा, नहीं तो फिर वैसे इस दफा इलेक्शन जो है ना वो धांधली से जीता है। मैं आपको ये बता दूं, मुझे इंडियन जर्नलिस्ट ने वसूख कहा है कि 100 सीटों पर धांधली हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए। आप खुद देखें उसकी अपनी जो लोकसभा का इलेक्शन, हाँ, जो 2000 अपनी सीट मोदी मुश्किल से जीत रहा था, 5 लाख से जीता था पिछली दफा, इस दफा 1.5 लाख से। अयोध्या में जहां उसने मंदिर बनाया वो हार गया था, सो दे हैड लॉस्ट। तो ये इस वक्त बड़ा एक नादर मौका है, वो फंसा हुआ है, क्योंकि इंडिया में भी एक सोच आ गई है ना कि अगर ये बंदा रहा, ये पार्टी रही RSS की सोच की, तो हिंदुस्तान जो एक बनाया हुआ था इन्होंने इंडिया का सारा, अभी कास्ट सिस्टम पे पीछे हट गया है, कास्ट सिस्टम पे पीछे हट गया वो। हाँ, ये देखा आपने कास्ट सिस्टम पे जो अनाउंसमेंट की है, इसके तो खिलाफ थे बीजेपी। कास्ट सिस्टम का मतलब ये भी है डॉक्टर साहब, ये नया पेंडोरस बॉक्स है, इनके गले पड़ जाएगा। अच्छा। इंडिया इज अ डीप रूटेड कास्ट सोसाइटी, तकसीम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उनका।
इतनी गहरी सोच है। मैं अमेरिका में था स्टूडेंट, टू नेशन थ्योरी की बात करें, वैसे तो मेरे वालिदैन ने माशाल्लाह, वालिद साहब करम हुसैन सैयद साहब और मेरी वालदा मोहतरमा समीन सैयद साहबा, दोनों ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट। वो एक मादरा मिल्लत का गोल्ड मेडलिस्ट मेरी वालदा ने, चंदा लेती थी करती थी वो, उसके ज़ाना मुस्लिम लीग में वालिद साहब ने 1937 का सेशन अटेंड किया मुस्लिम लीग का, अल्लामा इकबाल कायदे के साथ। तो वो तो हमने सुना था टू नेशन थ्योरी का अपने वालिदैन से कि हमारे डीएनए में है। लेकिन मैं खुद जब स्टूडेंट था अमेरिका में, मेरा एक दोस्त था इंडियन, असम से, डॉक्टर मनोरंजन बेस बरवा, बड़ा अच्छा दोस्त था, लिबरल, खुला डुला, पीएचडी। और उसने कहा कि हमने ट्रैवल करना है, तो मैंने कहा हमने मेरे साथ चलो, तब वी कैन शेयर द एक्सपेंसेस, ड्राइव वो करेगा। तो हमने जाना था, मैं कहा न्यू ऑरलिन्स जाना है, साउथ का टूर करना है, उसने रुकना था मिसिसिपी में। फिर हमने कहा वो एल्विस प्रेस्ली का घर भी देख लें टेनेसी में। हम मोटेल में ठहरे हुए थे, तो उसने पानी का, कहते मैं पानी पीना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ ये ग्लास पड़ा हुआ, ये ले लो। कहता आई कांट हैव इट, यू हैव टच्ड इट। मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे, कहते नो यू आर अ मुस्लिम, आई एम ब्राह्मण। ओह, उसने कहा नहीं तुमने हाथ लगा दिया ग्लास को, मैं पानी नहीं पी सकता। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे समझ आई कि पाकिस्तान क्यों बना है। ये टू नेशन थ्योरी के अब समझ आई। एक वक्फा यहाँ लेते हैं। वक्फे के बाद तो ये जो है ना, ये इतना डीप रूटेड है। अमेरिका में एक बैठा है पीएचडी का स्टूडेंट, वो कह रहा है कि अब मैं आपके हाथ से, क्योंकि आपने हाथ लगा दिया, मैं पानी नहीं पी सकता। वो पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा पीएचडी, यही मैं बता रहा हूँ, असम का है। अच्छे वो खुले डुले लोग होते हैं नॉर्मली। और अब क्या हो रहा होगा वहाँ लोगों के साथ, सोच कितनी गहरी। और उससे बीजेपी नहीं थी, ये हिंदुत्व नहीं थी, मैं बात कर रहा हूँ गांधी थी। मुझे ये बताएं मुशाहिद भाई, मैं एक वक्फा यहाँ लेता हूँ, वक्फे के बाद आपसे मुस्लिम पानी, हिंदू पानी। ये विक्ट्री परेड हो रही है मॉस्को में 9th में। क्या मोदी को मना कर दिया आने से, या इन्होंने खुद जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि शी जिनपिंग आ रहे हैं और बड़ा वहाँ पे, और वहाँ पे नहीं मोदी इज अवॉइडिंग शी जिनपिंग नहीं, तो नॉर्थ कोरिया भी तो है, बड़ी महफिल सजने जा रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, और वो सारे। अब वक्फा लेते हैं ख़वातीन हज़रात। अब इस पूरे किस्से में ये जंग जो हो ना सकी, मगर कुछ ना कुछ तो मोदी फेस से गन तो करेगा, वो गन तो करेगा। अच्छा ख़वातीन हज़रात एक वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद जरा पूछते हैं, मुझे सब सायरन बज रहे हैं, बेंगोरियन एयरपोर्ट पे फिर हमले हो रहे हैं, बड़े शदीद हमले हो रहे हैं। वक्फा लेते हैं ख़वातीन हज़रात, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। मुशाहिद साहब, भारत एक बड़ा मुल्क, और वो तमाम इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो भी अमेरिकन बना रहे हैं, बाइडन, ट्रंप, ओबामा, जब से, वो भारत को सामने रख के बना रहे हैं। अब भारत में ये कुछ हो रहा है इस वक्त। वही सवाल कि जेडी वांस वहाँ थे। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट अगर ट्रैवल कर रहा है किसी जगह, वो गालिबन स्टेट विजिट था या प्राइवेट विजिट था, जो भी था, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेकिन उसके साथ पूरा सिस्टम, ऑफिस होता है ना पूरा, तो उसने उस वक्त कोई बात नहीं की। उसने कहा मैं मजम्मत करके वो चला गया। जाने के बाद काफ़ी दिनों के बाद वाइस प्रेसिडेंट का रिस्पांस आता है। वो तो बल्कि 8-10 दिन के बाद आता है। लेकिन एक रिपोर्ट तो इमीडिएट बनती है ना, जो ये पूरी रिपोर्ट वाइस प्रेसिडेंट, और जाहिर है कि वो जहाँ भी जा रहा है वो उसका पूरा ऑफिस काम कर रहा है सारा। अच्छा, उसके बाद दरमियान में मैं अभी इस पे भी आता हूँ कि उनके एनएसए को सैक कर दिया गया, माइक वॉच को। लेकिन मैं उस पर नहीं, मुझे ये बताएं कि अमेरिका देख रहा है ना कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, तो इंडो पैसिफिक में इंडिया का ये हाल हो रहा है कि जी इंडिया जो है, उन्होंने सारा उस पर सट्टा लगाया हुआ है ना, वो स्टॉक मार्केट के शेयर, तो वो ये सूरत हाल मोदी ने बना दी इंडिया की। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका की बात ना करें आप। अच्छा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ही इज द डिसाइडर, फैसला वो कर रहा है, डिस्ट्रप्टर जो कहते हैं डिस्ट्रप्टर है। मेरे ख्याल में वो ठीक जा रहा है डिस्ट्रप्शन के हवाले से। उसने कहा कि ये है फजूल जो हमने अलायंसेस पैदा करने की कोशिश की। क्वाड का क्या हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन की एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था, एंटी ट्रंप। और जो ट्रंप के खिलाफ था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, एल्बनीज। ठीक है, और जो प्रो ट्रंप था पीटर डटन, वो बिल्कुल सीट भी हार, जो 24 साल से ली हुई थी डटन ने। बड़ा प्लेजेंट वहाँ पे इलेक्शन, बड़ा अच्छा सुकून से होता है। अब दूसरा देखें जापान, किशिदा बड़ा गया उधर, प्राइम मिनिस्टर सारा गया।
वो अब कमज़ोर जापान इमर्ज कर रहा है और उन्होंने कहा कि हम चाइना से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है। और उनकी बाइडन ने बड़ी मुश्किल से समिट कराई थी अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को बुलाते हैं। साउथ जिसको बुलाया था वो जो सदर है वो इम्पीच हो गया, प्रेसिडेंट यून। मैं अभी साउथ कोरिया होके भी आया हूं, तो वो तो फारग हो गए हैं। ठीक है जी। सो और जो क्वाड है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए तो पहले ही निकल गया है। वो कहते हैं हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। हालांकि क्वाड की समिट भी हो रही है इस साल, बराए नाम हिफ्ज़ मातकद्दम। लेकिन अगर वो नेटो को फारग कर रहा है ट्रंप, तो उसके लिए क्वाड और ऑकस का भी जो प्लान था कि 2036 में सबमरीन्स आएंगी, न्यूक्लियर सबमरीन्स बन के। 10 साल का प्लान है ना ये। तो वो तो सारा वो ढांचा गिर गया। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और एक रिव्यू भी हो रहा है मेरे ख्याल में दिल्ली में भी। टैरिफ्स ने उस पर आग लगाई है। हाँ जी। और उसमें देखे ना, इंडिया का बड़ा तैयारी थी कि सारा स्ट्रेटेजी थी कि अमेरिका का हम दुमछल्ला बन के, उनका पिट्ठू बन के चीन के खिलाफ हम ये करेंगे। और चूंकि वो कहेंगे एरिया का पुलिसमैन आप बन जाएं कि हमारी चौधराहट हमें सैंक्शन मिलेगी, वो तो हुए ही नहीं सारा कुछ। अच्छा, पिछले 5-7 दिनों से शाह साहब आप मीडिया से रहे हैं वाबस्ता, और जाहिर है कि एक तवील अरसे आपने मीडिया को भी इंडिया के देखा है। ये जो गले फाड़ फाड़ के चीखने वाली जो भटकती आत्माएं बैठी हैं टीवी चैनल्स पे कुछ अरसे से इंडिया में, इन्होंने कुछ सवा सत्यानाश नहीं कर दिया? मतलब एक होता है ना वो फ्रैंक मॉन्स्टर, फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर खुद ही खा जाता है। डॉक्टर साहब, एक लगता है कि जैसे एक स्विच होता है, स्विच ऑन हो जाता है जब कोई बड़ा वाकया हो। ये 2000 में भी हुआ था, चतुर सिंहपुरा पर भी, ये पार्लियामेंट अटैक के बाद भी हुआ था, ये पुलवामा के बाद भी हुआ था। ये पैटर्न है और वो एज एफ के ग्रीन लाइट, एज एफ ऑन क्यू, बस शुरू कर दें। और जी जैसे 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि ये नहीं, पाकिस्तान मोदी उन्हें धक्का दे रहे थे या उन्होंने मोदी को धक्का दे दिया? नो, मोदी धक्का दे रहे थे। नहीं तो मोदी धक्का दे रहे थे कि तुम माहौल बनाओ तो मैं कुछ करता हूँ। हाँ, कि जी कहीं बड़ा दबाव है। तो फिर वो दबाव नहीं है, नफरत है। ये ऑर्केस्ट्रेटेड नफरत जो है, और वो आरएसएस क्राउड की, हिंदुत्व के लोगों की जो बुग़्ज़ है। नहीं तो ये शक्लें नहीं देखी? आप देखें डॉक्टर साहब, टीवी में शक्लें देख लें उनकी, वो बड़े जिस तरह वो कोई। आज आपने जयशंकर के बयान पढ़ा? जयशंकर का देखा, बड़ा गुस्से में है। उसने क्या कहा कि वी वांट पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। यूरोप को प्रीच किस बात में कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब आपका मौक़िफ़ हम खरीद नहीं रहे ना। तकलीफ उनको ये है कि जो इंडिया के बयानिया बनाया था कि इंडिया इज अ बिग पावर, इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, इंडिया इज योर पार्टनर, तो उस पार्टनर को तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के मुकाबले में हम दोनों को न्यूट्रल देखिए। देखते हैं। दो बातें ना, एक तो चले पाकिस्तान के हवाले से, दूसरी बात उनके यहाँ 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अब वो ये बयानिया बना रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि कलमा पढ़ो, और कलमा जिसने नहीं पढ़ा, जिसने कलमा पढ़ा उसको छोड़ दिया जाए। मतलब हिंदू मुस्लिम, मतलब फसादात के बुनियाद फसादात भी करवाने थे इंडिया में क्या? मेरा ये सवाल मेरे लिए बड़ा अजब सा है कि इससे क्या हासिल होना था? आपने वो चतुर सिंहपुरा का आपका बयान देख लें, जनरल गिल ने क्या कहा था। मैंने इंक्वायरी की तो इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी उसमें। उन्होंने और कश्मीर 5 बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल किया था उन्होंने कि जी ये टेररिस्ट हैं उनके। देखे जी, इंतहा तो ये होगी डॉक्टर साहब कि अफजल गुरु एक कश्मीरी था, उसको पकड़ा पार्लियामेंट अटैक 2001 के बाद, और उसको गलत सजाए मौत दी और फिर फांसी दिलाई, जिस पर अरुंधति रॉय ने आर्टिकल भी लिखा। और उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के? टू सेटिस्फाई द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडिया के माशरे के ज़मीर को मुतमिन करने के लिए हम फांसी दे रहे हैं। इंसाफ की बुनियाद पर नहीं, शवायद की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि अच्छा, बेचारा मुसलमान है, कश्मीरी है। मैं वापस आता हूँ इस पे। इसी दरमियान वो माइक वॉल्ज फारिग हो गया, एनएसए अमेरिका का पहला बंदा फायर हो गया है बुरी तरह। दाद देता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप को। मेरे ख्याल में वो पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी के बाद, और कैनेडी भी पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने कहा था कि इंडिया इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम मैं बनने नहीं दूंगा। अच्छा। उसके बाद फिर आपको पता क्या हुआ? उसने, ही इज नॉट अ पूडल ऑफ द अमेरिकन इजरायली लॉबी, ट्रंप। अच्छा। उसको खबर मिली कि नेतन्याहू जब आया है वाशिंगटन, ट्रंप की मीटिंग से पहले नेतन्याहू की मीटिंग वॉल्ट से हुई, और वॉल्ट ने ब्रीफिंग दी, टॉकिंग पॉइंट्स दिए कि ईरान के बारे में ये चीज़ें हैं हमारे पास, हमारा नेतन्याहू को खुफिया तौर पर। ये तो ऑलमोस्ट जासूसी हो गई ना, जो भी है। इजराइल इज अ फॉरेन कंट्री।
ट्रंप को जब ये पता चला तो उसने कहा दिस इज द रेड लाइन। इसका मतलब ट्रंप जो है इजरायली लॉबी से नहीं डरता, बाकी तो सारे उनके। और वो एक पैट्रिक बैक्यूनन होता था, पैट बैक्यूनन, बड़ा मशहूर अमेरिकन जर्नलिस्ट भी था, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। वो कहता था कि अमेरिकन कांग्रेस इज इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ये तो पहला बंदा नहीं तो यानी अमेरिका का जो एनएसए है वो he was more loyal to Netanyahu than his own president, own boss. अच्छा, एंड जब ट्रंप को ये पता चला उन्होंने कहा आउट यू गो। अच्छा, मैं मुझे साहब ऐसे ही हिस्ट्री कल खंगाल रहा था तो एक नाम मेरे सामने आया जोनाथन पोलार्ड का। जोनाथन जे पोलार्ड 1985। अच्छा, आपने इसको किया हुआ फॉलो स्टोरी को? मैं उसको मुस्लिम का एडिटर था। अच्छा, द मुस्लिम का उस वक्त की बात है, और ये नेवल इंटेलिजेंस में था, CIA अमेरिकन नेवल इंटेलिजेंस, ठीक है, हर एक इंटेलिजेंस 16 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी है। और उसमें जो पकड़ा गया था, क्या जासूसी कर रहा था मोसाड के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स थे पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। जोनाथन पोलार्ड के? हाँ, अच्छा, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए थे उस वक्त, वो डॉक्यूमेंट्स जो उनकी असेसमेंट थी या इंफॉर्मेशन थी, जो भी थी डॉक्यूमेंट, वो खुफिया तौर पर दस्तावेजात पास किए इजराइल को। और अच्छा। वो खुद भी यहूदी भी था, तो इजराइल का प्रो और पेड एजेंट था मोसाद का। उन्होंने उसको अरेस्ट किया, और आप देखें अमेरिकन सिस्टम में, हालांकि इजराइल का कितना असर है, उन्होंने उसको 30 साल की सजा दी, उसको नहीं छोड़ा। 85 से 15 में 2015 में छोड़ा जी। और 30 साल की सजा पूरी होने के बाद लेकिन किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको पाकिस्तान रिलेटेड यस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत कम लोगों को पता है। 84-85 है, ये क्या वही अरसा है जब इजराइल प्लान कर रहा है पाकिस्तान के अटैक? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, यू गॉट इट राइट। 84 में हमें इंफॉर्मेशन दी गई, अमेरिकन ने दी। नहीं, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस से मिली कि कोई प्लानिंग हो रही है इंडिया इजराइल की टू अटैक काहुटा। मिसेस गांधी नाराज थी ऑन द खालिस्तान मूवमेंट। हाँ, वो आपने जिक्र किया था, सारा किया। तो उस हवाले से हमें लीक किया ये प्रेसिडेंट जिया को CIA ने। तो इसका मतलब है जोनाथन पोलार्ड के पेपर्स पहुंच चुके थे वहां पे, और ये अच्छा, और फिर जनरल जिया ने वो मैसेजिंग जो न्यूक्लियर की थी ओके, ना, वो तो माइक वॉज इस दौर का, उसको जोनाथन पोलार्ड कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट। हाँ, अब ये पता नहीं, वो तो पेड एजेंट था, ये पता नहीं पेड एजेंट है कि नहीं। लेकिन बातचीत आप अपने बॉस को प्रेसिडेंट को छोड़ के डायरेक्ट बात कर रहे हैं एक फॉरेन पावर के साथ, ईरान रीजन, आपने सीक्रेटली नेगोशिएट करेंगे, ये टॉकिंग पॉइंट्स हैं, हमारा ये मौकफ है, तुम ये बात करो, तुम ये बात करो। मतलब है कि ईरान के खिलाफ बेसिकली हो रहा था ना, क्योंकि ट्रंप तो मुज़ाकरात कर रहा है ईरान के साथ, तो वो नाराज थे कि ये मुज़ाकरात कैसे सैबोटाज किए जाएं। स्टीव विटकॉफ का नाम चल रहा है। हाँ, स्टीव, बड़ा काम, बड़ा। स्टीव विटकॉफ देखें जी, उसका गोल्फ पार्टनर है, अरबपति है, अपने जहाज में आता है, अपने पैसे से आता है, और वो ईरान से भी बात कर रहा है, वो हमास से भी बात कर रहा है, और वो हर जगह जाके बात कर रहा है। मिडल ईस्ट तो मेरा ख्याल में मार्को रूबियो का तो रोल ही कोई नहीं रहा मिडल ईस्ट में। रूबियो मैंने सुना है सोच रहा है जाने का, मार्को रूबियो भी शायद रिजाइन कर जाए, क्योंकि मार्को रूबियो भी फारिग हो गया ना। नहीं, रिजाइन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये कि वो उसका रोल लिमिटेड है। देखिए जी, ट्रंप जो है वो अपना खुद फॉरेन मिनिस्टर है, अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कीथ केलॉग किधर गया, वो जो यूक्रेन का बनाया था उसने शुरू में, उसको फारिग, उसको भी हटा। वो खुद चलाता है और उसकी ट्वीट चलाता है। और जो उसने पाकिस्तान के बारे में कहा है, मैं तो दाद देता हूँ ट्रंप को कि उसने इंडिया के बयानिया नहीं खरीदा, और दैट मींस ट्रंप इज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसने एक बैलेंस व्यू लिया है, न्यूट्रल व्यू लिया है हिंदुस्तान, और उसने वही बात की जो चीन कर रहा है, जो रूस कर रहा है, डीएस्केलेट करो। एक शख्सियत 7 तारीख से 10 तारीख तक या 11 तारीख तक मॉस्को में होगी, सदर शी जिनपिंग जी। दबंग आदमी है, पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, और चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ है, इस दफ़ा भी, माजी में भी। और वो जा रहा है बेसिकली, जो 9 मई को बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। मैंने देखी हुई ये कुछ परेड्स। अच्छा। मैंने ये परेड्स देखी है बाय द वे 3 जगह, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में, किम इल सुंग के ज़माने में, मैं अच्छा। जर्नलिस्ट गया था। अच्छा। फिर मैंने देखी बीजिंग में, और उसको जियांग ज़ेमिन था, जियांग ज़ेमिन, और 1999 में, और उसके बाद मॉस्को में भी। मॉस्को में तो रेड आर्मी की जो परेड होती थी, वो रेड स्क्वायर में,
क्या ऊपर क्रेमलिन में सारी लीडरशिप आती थी और जबरदस्त लेकिन इस बार भी नॉर्थ कोरिया भी आ रहा है वहाँ, नॉर्थ कोरिया आ रहा है, चाइना भी। अच्छा, इसका मतलब है वो आप जो बात कहते थे रिवर्स निक्सन विक्सन, वो सारा गया वो फॉर्मूला, तो फर्क एग्जैक्टली। अच्छा, और ये डट के देखिए ना, बेसिकली इसका पर्पस है कि ये एक तो सिंबॉलिक भी है, विक्ट्री ओवर फैशिज्म बहुत बड़ा, और इसमें सबसे बड़ी कुर्बानी किसने दी थी? रूस ने दी थी, सोवियत यूनियन ने। घेरा उन्होंने था। 2,70,00,000 रूसी शहीद हुए थे इस जंग में। उसमें कई मुसलमान भी थे बाय द वे, काजाख, उज़्बेक, सारा उसको एक ही था ना सारा, ये सारा उसका सेंट्रल एशिया के बहुत सोल्जर्स ने लड़े। हर सेंट्रल एशियन मुल्क में आप देखेंगे एक मॉन्यूमेंट होगा, विक्ट्री ओवर फैशिज्म। उन्हें कुर्बान, किर्गिज जाएं आप, ताजिकिस्तान जाएं, अजरबैजान जाएं, उज़्बेकिस्तान जाएं, ये जो है। अच्छा, एक जो चीज़ दरमियान में और हुई, वो हुई ब्रिक समिट ब्राज़ील में। तमाम लोग मौजूद थे, जयशंकर नहीं थे वहाँ भी। ये क्या इंडिया में इस वक्त क्या और सोच इंडिया ने बरमल्ला ऐलान किया कि हम ब्रिक्स का जो प्लान है नॉन डॉलर में ट्रेडिंग का, हम उसका हिस्सा नहीं है। नहीं तो ना उधर है ना इधर है ना इधर, मतलब ये क्या? तो इंडिया के लिए बड़ी कंफ्यूजन है ना जी इस वक्त। वैसे भी उनके मिलिट्री हाई कमांड में लड़ाई हो रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्सेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपके बीजेपी का इलेक्शन नहीं हो रहा, प्रेसिडेंट का अभी। ये बीजेपी का इलेक्शन उड़ गया वहाँ पे, ये उड़ गया। तो अंदर वो अपना ब्लेम पाकिस्तान को कर रहे हैं, मुल्क उनका तकसीम हुआ है इस वक्त। वो नाडा करके हैं, उनके वो रिटायर उन्होंने होना है, तो नया प्रेसिडेंट कौन है रखा हुआ है। सो इसमें काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। मोदी ने जो एक पेंडोरस बॉक्स अपना खोल दिया है, कास्ट सिस्टम वाला जो बताया, कास्ट सिस्टम वाला जो है, और उसके अलावा जो उनकी जो पॉलिसीज थी ना 10 साल में बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा चला गया, लेकिन अब क्या हुआ है, पिछले 6 महीने में क्या हुआ है? एक तो है कि इंडिया की जो रियासती दहशतगर्दी वो बेनकाब हुई है मगरब के अंदर। कनाडा में उनका बंदा पकड़ा गया, अमेरिका में उनका जो रॉ का स्टेशन चीफ था वाशिंगटन में, उसको निकाल दिया अमेरिकन ने, क्योंकि वो सिख अमेरिकन को मारने की कोशिश की। दूसरा देखेंगे उसका सबसे करीबी साथी कौन है? अडानी, जो गुजराती माफिया का वो फंसा हुआ मुस्तकिल, वो उसके खिलाफ एलिगेशन अमेरिका ने लगाए हैं, अमेरिका ने कहा, और उसका नुकसान बड़ा हुआ है उसकी वजह से। तो वो उसमें भी इन्होंने चू नहीं की, उनके हम भी तहकीकात करेंगे। अजीत देवल वांटेड है, अमेरिका में वांटेड है अजीत देवल। और हाँ, यस, और तीसरा ये भी देखे ना, बांग्लादेश इतना बड़ा इंकलाब आ गया, और इंकलाब के बाद अब वही बांग्लादेश कह रहे हैं जनाब, जिसके कहते थे हमने खून बहाया, हमने ये किया वो किया। मुझे साहब, आप बिलीव करते हैं इस थ्योरी पे कि इंडियंस को पता ही नहीं था बांग्लादेश में ये हो रहा है? वहाँ सारे रॉ बैठ, कैसे इनकलाब आ रहा है, इनको पता ही तो पब्लिक। आई थिंक द इंडियंस डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इस इंतहा की नफरत है हसीना वाजिद के लिए, और लोग जो है इसको तैयार बैठे थे कि कोई छोटी सी हो तो वो हम उड़ा दें। ये तो होता है, अमेरिका को पता था कि ईरान में इंकलाब आ रहा है। नहीं, लेकिन उनको एक असेसमेंट तो होगी ना कि हमारे साथ कौन से मुल्क खड़े हैं। मतलब कभी वो कह रहे हैं शी जिनपिंग आएंगे पाकिस्तान की, चाइना आएगा नहीं आएगा, अब उनके मीडिया पे देखिए ना डिस्कशन, कभी वो कह रहे हैं अच्छा जी अरब ममालिक होंगे नहीं होंगे, अच्छा जी अमेरिका होगा नहीं हो, मतलब उनको पता ही नहीं था, और अभी भी शायद नहीं है कि दुनिया में कौन सा मुल्क उनके साथ है और कौन सा मुल्क साथ नहीं है। एक मुल्क उनके साथ है सिर्फ, इजराइल, उसने सपोर्ट किया और किसी ने नहीं किया। मुशाहिद भाई, इजराइल का अपनी मत मारी गई है, दोनों कातिल है ना, दोनों नजरियाती तौर पर हाल देखिए, दुश्मन है, तो उसने किया है और किसी ने। नो वेस्टर्न कंट्री, आई मस्ट से, इसलिए जयशंकर नाराज है ना यूरोपियन से। किसी मगरबी ममालिक ने साथ नहीं दिया, रूस ने साथ नहीं दिया, अरब ममालिक ने साथ नहीं दिया। वो ठीक है, रस्मी कंडोलेंसेस किए, बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ, लेकिन किसी ने नहीं, हम सब ने की है इंसानियत के हवाले से, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि आपके बयानिया में जान है या आपके बयानिया में हकायक है, बिकॉज वो झूठ की बुनियाद पर है ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं, दैट्स बोगस। आप बहरहाल ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया वाली बातें कर गए ना, उस पर कभी मैं सोचूंगा इस पे क्या बात नहीं जी, वो बांग्लादेश ने की है, बांग्लादेश ने की है। देखे ना, अगर एक रियासत की बुनियाद आप उसको छेड़ दें और उस रियासत को बुनियाद को इंक्लूसिव के बजाय आप एक्सक्लूसिव बना दें और उसकी बुनियाद तकसीम, तजाद और तासुब बना दें, जिसमें वो अलहदा होंगे, तो फिर रियासतें बनेंगी। पाकिस्तान बनाने में वो उन्होंने क्या कहा था कायदे-ए-आज़म ने कि हमारा रोल तो 2 आना था, 12 ने तो कहना है कांग्रेस का था, उनके तासुब की वजह से। जब 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी तो उन्होंने पहला काम किया, बंदे मातरम शुरू कर दिया। उनकी सोच भी तो वो थी ना। तो जब वो ख़त्म हुई, इस्तीफ़ा दिया, जंग शुरू हुई, तो कायदे-ए-आज़म ने कहा था यौम निजात, डे ऑफ डिलिबरेंस। इसलिए तो सारा मुस्लिम लीग की सपोर्ट बनी और सारे मुसलमानों ने कहा कि यार इनसे तो गुजारा ही नहीं हमारा। ट्रंप की सऊदी अरेबिया आमद
और उसके बाद इम्कानात हैं कि सऊदी अरेबिया को मैं समिट एक होगी वहाँ पे, और फिर कतर एंड यूएई। मैं आई पे ट्रिब्यूट टू क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया के। उसने कह दिया साफ पहले कि इजराइल के बारे में बात नहीं होगी इस दौरे में, ट्रम्प से। हाँ, इस दौरे में। और ये ना उम्मीद रखें कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हुआ। फ़लस्तीन में इजरायली जारियत, इजरायली बर्बरियत और इजरायली जेनोसाइड जारी है। दैट्स अ वेरी गुड प्रिंसिपल्ड स्टैंड ऑफ सऊदी अरेबिया। अच्छा, वो सारे मेरे ख्याल से कूड़ेदान में चले गए अब्राहम अकॉर्ड की। नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं यानी अब मुल्क देखें कैसे, वो डायरेक्ट डील हो रही है मेरे ख्याल से डिफेंस पैक्ट है, और चाइना को भी इतराज़ कि उधर प्लान बना था 2023 में सितंबर में, जब बाइडन गया था दिल्ली G20 में, कि वो एक आईमैक बनेगा, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर, जो मुकाबला करेगा CPEC का भी और BRI का भी। वो किधर हो गया? वो गाजा के खंडरात में दफन हो चुका है। वो जॉर्डन से गुजरना था, फिर आगे से हैफा जाना था, ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनिया है उसको एक मुतबादिल बड़ा प्लेटफॉर्म नज़र आएगा विक्ट्री परेड वाले दिन, कि बड़ी दुनिया की लीडरशिप एक जगह इकट्ठी है मॉस्को में। ये भी बड़ा मैसेज क्लियर कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा, he knows कि he is presiding over a declining America। अमेरिका जो जवाल पर है, अमेरिका का जो अरूज है वो जवाल, अब जवाल खातून नारा लगा रही थी ना, मेक ऑस्ट्रेलिया ग्रेट अगेन, वो तो तीसरे चौथे नंबर पे आई है बेचारी, वो फारिग हो गई। और मजे की बात है कि मोदी ने जाके खुशामद की ट्रंप की, जब मिला उसने कहा मेरा भी स्लोगन ये है मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। उसने नकल मारी ना, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वैसे। लेकिन सिर्फ बर्तानिया में थोड़ा सा फेवर में गया है, वो जो रिफॉर्म पार्टी हाँ, रिफॉर्म पार्टी है वो एक राइट। बर्तानिया के अंदर ये हुआ है कि जो दोनों पार्टीज हैं उनकी बुनियादी मुनाफिकत थी, लेबर पार्टी भी और कंजर्वेटिव पार्टी भी। वो थक भी गए थे, और ब्लेयर ने वो जंगें भी की, झूठ भी बोला, फिर बड़ा पॉपुलर था ब्लेयर जब आया था। हाँ, लेकिन बाद में तो जो 9/11 के बाद तो पूडल बन गया ना। फिर दूसरा जो था अपना कैमरॉन, बेवकूफ़ आदमी, उसने रेफरेंडम करा दिया ब्रेक्सिट का। वो सारी बरतानिया निकल गया यूरोपियन यूनियन से और उनकी पार्टी तबाह होगी। अच्छा, अब इसमें ये बताएं कि ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरेबिया आना बड़ा सिग्निफिकेंट है। अच्छा, और फिर कतर का रोल भी देखें इन दिनों में क्या गया, और UAE। लेकिन ये कतर इज द की कंट्री फॉर नेगोशिएशन विद हमास, और सबसे बड़ा अमेरिकन बेस मिडल ईस्ट में अल उदीद कतर में है। तो कतर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, और प्लस कतर के पास बहुत पैसा है, और ट्रंप जाता है जिसके पास पैसा है या पावर है, तो उसका रोल हर लवाल से है। सऊदी अरेबिया तो नेचुरली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सऊदी अरेबिया UAE ने वैसे भी ऐलान कर दिया है, आपको पता ही है, $2 ट्रिलियन, 2 खरब डॉलर्स हम इन्वेस्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगले 10 सालों में। अच्छा, ये जो दरमियान में एक वाइल्ड कार्ड है अभी तक, अब वो वाइल्ड कार्ड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो चले गए न्यूयॉर्क, उनसे अमेरिकन पे मिले, लेकिन वो वाइल्ड कार्ड आगे मेरा ख्याल है कि उसका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे ये अंदाज़ा है कि मेरी कहीं 2016, 14, 15 में कहीं किसी और रूप में उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, हिज नेम इज अहमद शारा ऑफ सीरिया, प्रेसिडेंट अहमद शारा ऑफ सीरिया। अच्छा, अब वो जो है वो इसीलिए मेरे ख्याल से शायद इसको अरब कॉन्फ्रेंस का रुख देने के बजाय वो उसको GCC की मीटिंग सऊदी अरेबिया कॉल कर रहा है, कि शायद वो हो सकता है अहमद शारा को अमेरिकन और इजरायली स्ट्रेटजी है कि किसी तरीके से आप इसको अब्राहमिक अकॉर्ड्स में शामिल कराएं। बेसिकली ये पर्पस है कि वो कहें कि जी ये भी अब उसमें शामिल हो, तकसीम हो गया। लेकिन वो नहीं होगा मेरे ख्याल से। अभी तो बहुत कुछ होना है वहाँ पे। देखें जी, अगर पैलेस्टाइन स्टेट पर फैसला नहीं होता तो बी वेरी क्लियर कि अगली जो जंग है वो ज़ायनिज़्म वर्सेस पैन इस्लामिज़्म है, क्योंकि ये फिर ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जाएगी मिडल ईस्ट में। नहीं, ट्रंप नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया आने से पहले ये गजा सीज फायर हो जाए। ये अब पता है टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं समझता हूँ, मुझे फिर भी उम्मीद है ट्रंप से कि ट्रंप एक शख्स है जो नेतन्याहू को लगाम लगा सकता है, उसने लगाई भी है। सीज़ फायर ज़बरदस्ती कराया था ना,
20 जून से हुतीस पहले। ने वैसे बुश निकाल दिया। नहीं, आपको पता है जहाज गिर गया एक, वो यूएसएस हैरी ट्रूमन पे अटैक हुतीस ने किया तो F-18 गिर गया, तो फिर गुस्से में वो आ गए, मगर हुतीस मारे जा रहे हैं। 30 में पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का मिलियन तो जा डॉलर रहा है। नहीं तो हुतीस तो एक प्रेशर लेकिन ना इसका मतलब ये क्लियर हो गया ना कि माइट इज राइट, कि आप ताकत के जरिए, डंडे के जरिए हम खत्म कर सकते हैं। ये लेसन तो हमास का भी है, उनको जंग आज़ादी नहीं ख़त्म हुई। ये लेसन मकबूजा कश्मीर का भी है। देखें जी, आप जो मर्जी उधर हो, एक जेन्युइन जायज़ जंग आज़ादी तो चल रही है ना कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में, जो इंडिया के कब्जे को मुस्तरद करते हैं। और वो उसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं, लेकिन कश्मीरी अवाम तो रेजिस्ट कर रहे हैं ना, और रेजिस्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो इस बात के इम्कानात हैं कि गजा सीज़फायर हो तो ट्रम्प जरा इजी हो जाएगा, जाहिर है। हाँ, वो चाहता तो है परमानेंट, वो करवा सकता है डंडे के जरिए। सो आई थिंक दैट विल बी द वेरी की एलिमेंट ऑफ दैट। लेकिन ये अरब प्लान की इंडोर्समेंट तो हो गई ना, यानी वो तो किस्सा खत्म हुआ कि इसराइल जो प्लान कर रहा था कि जी गजा में ऐसे नहीं होगा, नहीं, वो तो खत्म हो जब गया। आप सऊदी अरेबिया आ गए और सऊदी अरेबिया में सबसे मुलाकात हो गई, कतर, अमीर कतर का दौरा हो गया। और एक और बयान MBS का बड़ा इंपॉर्टेंट आया पिछले हफ्ते। उसने कहा है कि द वर्ल्ड कैन लिव विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के बगैर भी दुनिया रह सकती है, लेकिन चीन के बगैर नहीं रह सकती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये मोहम्मद बिन सलमान का बयान आया। अच्छा, ये कोई 5 या 6 दिन पहले की बात है। अच्छा। हाँ, तो आप फिर ये देखें कि ये हवा का रुख किस तरफ है। नहीं तो इसमें जो है वो, अच्छा, मैं इस बात पे दरमियान में हैरान भी रहा कि तमाम दुनिया में अगर वो इंडिया एक अपने अलाई पे, ये मोदी सरकार, इंडिया की बात तो मैं नहीं करूँगा, मोदी सरकार जो मुस्तकिल अलाई उनका था कांस्टेंट, वो टीटीपी हमारा साथ देगी, टीटीपी हमारा, मतलब ये मुझे, मैं ऑनेस्टली आई वाज लाइक, मैंने कहा यार एक मिनट, हिंदुस्तान टीटीपी हमारे साथ है, हमें टीटीपी दो को सपोर्ट। इश्यूज पर इंडिया को एक्सपोज करना चाहिए, एक एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म और दूसरा एज अ रेसिस्ट फैशिस्ट रूलिंग पार्टी RSS, जो हम अभी करने में नाकाम रहे हैं। या कोई मसलत की वजह से माजी में रुक गए, या फिर वैसे नालायकी की वजह से आगे नहीं बढ़ गए। ये तो एक्सपोज करिए, फैक्ट्स हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टेट टेररिज्म इन द वर्ल्ड। ब्रिक्स में आपको पता है सऊदी अरेबिया के थे मिनिस्टर वहाँ पे, उनके जो ब्राजील में हुई है, सऊदी अरेबिया गया, हालांकि सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा शायद चल रहा था कि ब्रिक्स में पहले शाह के वो लेकिन सऊदी अरेबिया ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे ब्रिक्स समिट में, ब्राजील में। उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, सीनियर नुमाइंदे थे। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया आनी चाहिए ब्रिक्स में। इंडिया ब्रिक्स से थोड़ा दूर हो रहा है। वो एक तो शी जिनपिंग का उनका वो है, कोई वो रशिया गुस्सा घबराता है। अच्छा, जयशंकर गुस्से में आ गए। जयशंकर गुस्से में आते नहीं थे, इसलिए आ गए कि उनकी पॉलिसी फेल हो रही है ना। मोदी गुस्से में है, सब शक्लें देखी उनके, बड़ा राजनाथ कह रहे हैं चुन चुन के मारूंगा। हाँ, चुन के मारेंगे। इसलिए वो उसका गुस्से का जो इजहार करते हैं पाकिस्तान पर नफरत के जरिए, हेट स्पीच के जरिए, हमले के, अपने लोगों को उकसाने के लिए। किसी हमले के इम्कानात हैं, हो सकता है हमला, लेकिन लिमिटेड किस्म का, लेकिन उनको फिर बड़ा महंगा पड़ेगा। मेरा तो डाउट है, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको पता है इसके नताइज क्या होंगे। यहाँ तो आगे से इसी ये प्रेडिक्टेबल है, ये तो रिटन इन स्टोन है कि जो कार्रवाई करेंगे उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान, उससे ज्यादा। हाँ, उससे ज्यादा। और पाकिस्तान में सलाहियत भी है, हिम्मत भी है और नियत भी है, तीनों चीजें हैं। कहीं के पास सलाहियत होती है तो फिर आप डर जाते ना करते, हौसला, अज़म, हिम्मत, हौसला जो है ना। हौसला। बल्कि मैं समझता हूं कि इस क्राइसिस में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी और हैं। एक है कोऑर्डिनेशन द सिस्टम, और मेरे ख्याल में परफेक्ट जा रही है कोऑर्डिनेशन के हवाले से, डिप्लोमेसी, फौज के हवाले से, पॉलिटिकल भी और मीडिया भी, नंबर 1। दूसरी है कम्युनिकेशन, जो आप मैसेजिंग करते हैं, वो भी हमारा बड़ा मेच्योर, जो नैरेटिव पाकिस्तान का गया है, काम एंड कूल है, केयरफुली कैलिब्रेटेड है, बिल्कुल वो सारा वो है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, करेज, हिम्मत। देखिए ना, सबसे जंगें डॉक्टर साहब लड़ी जाती हैं पहले, हारी जाती हैं जहन के जरिए। यू लूज द माइंड पहले, यार हम तो नहीं लड़ सकते, हमारे पास तो वो तेल ही कोई नहीं है, आपको पता है हम तो अमेरिका नहीं ये करेगा, वो तो सारा नहीं होगा। वहां आपको पता है क्या डिस्कशन हो रहा है? ये जो हमने डिले किया है, ये भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। क्या हो गया?
मतलब वो अजीब सा एक, लेकिन आपको नहीं, लगता है वो उनको थोड़ा सा वो खौफ आया। और ये इसमें मैं समझता हूँ कि एक मैं अमेरिका में पढ़ता था तो क्योंकि डॉक्टर किसिंजर भी वहाँ पढ़ाते रहे एक ज़माने में, वो उनकी होती थी मैडमैन थियोरी। निक्सन ने कहा था कि तुम वियतनामीज को कह दो कि निक्सन पागल है, इसका कोई पता नहीं। अच्छा, हाँ, ये बम भी, एटम बम भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि बात नहीं कर रहे थे ना नॉर्थ वियतनाम वाले। अच्छा। तो ये मैडमैन थ्योरी पेश की निक्सन ने। उसने किसिंजर को कहा तुम इनको कह दो यार मेरा बॉस है लेकिन उसका कोई पता नहीं हो, तो थोड़ा पागल है, थोड़ा पागल है। ये थोड़ा जो पागल है ना, हिंदुस्तान की भी सोच पाकिस्तान के बारे में ये है, मुसलमानों के बारे में, यार ये मुसलमान पागल हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। अच्छा। ये मैडमैन थ्योरी। ट्रम्प भी जो है ना, ट्रम्प की भी मैडमैन थ्योरी है ना, यार को पता नहीं कोई सुबह उठ के क्या ट्वीट कर दे, क्या कर दे, क्या एक्शन ले ले। तो ये मैडमैन थ्योरी का भी एक एस्पेक्ट है। अच्छा, वो डरे सहमे बैठे हैं। कि यार नहीं, लेकिन यहाँ तो नहीं, ये अगर आपको पता होगा जी हम जो मर्जी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, या धीमा जवाब मिलेगा, फिर तो वो सर पर चढ़ जाएंगे। नहीं, यहाँ तो लेकिन मुकम्मल तय है कि हमने कर देना है। कम व्हाट में, इस वक्त स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द लीडरशिप लेड बाय द आर्मी चीफ एंड द मिलिट्री हाई कमांड, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि फैसला तो फौज ने करना है ना, कि जवाबी कार्रवाई आर्मी की होती है। नहीं तो उधर उन्होंने फौज के हवाले कर दिया सारा, उन्होंने भी तो अपना सारा उतार के फौज को दे दिया। ये क्या हुआ है? वो फर्क है। उन्हें क्या ऑपरेशनल डिसीजंस। अच्छा, आप कोर कमांडर हैं कश्मीर के, आप अपने दायरे में जो फैसला करना चाहें कर सकते हैं, कि अगर वहां से फायर आए तो फायर का जवाब दें। आप जंग का फैसला नहीं कर सकते, ये बड़ी टेक्निकल बात है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अपने कमांडर्स का मतलब, कमांडर्स कौन है? यू आर कमांडर्स आर बेसिकली सर्विस चीफ्स, या यू आर कोर कमांडर्स, या डिव कमांडर्स। उनको तो ये अपने सेक्टर में कहा गया ना। अच्छा, तो ये नहीं, जंग का फैसला तो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने करेगा, या हाईएस्ट लीडरशिप करना है। अच्छा, और ये जो अचानक आपने देखा नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड पुराने लोग लेकर आ गए, रिटायर्ड, फलाने को निकालो, फलाने को लेके आओ, ये कर दो, सारा करो। अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्या हुआ? क्योंकि ये जो नहीं, फिर वो एक अब पता नहीं, आपने देखा भी रॉ का डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट आ गया सामने, उसमें वो सो मतलब है कि वो उसकी तरदीद भी नहीं हो रही तो हाँ। अच्छा, सो आई थिंक देयर इज अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। मोदी ने इसी इतना बड़ा जो 10 साल तो हुकूमत कर ली उसने, लेकिन अब जो है ना इतना खिलाड़ डाल दिया है, मसले बढ़ गए हैं, उनके काबू में नहीं है। और उसकी वजह, बुनियादी वजह है कि दुनिया की सिचुएशन चेंज होगी। ट्रंप के आने से ऑल बेट्स आर ऑफ, सिचुएशन इज और आपने जो ये डिसइंटीग्रेशन वाली बात, अब जान लेंगे बच्चे की क्या वो जो कहते हैं ना। अच्छा, मुझे अब ये बताएं जरा, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन आप सोच सकते थे उससे 5 या 10 साल पहले? सोवियत यूनियन अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, तसव्वुर आउट ऑफ क्वेश्चन था। तसव्वुर भी नहीं। Could you ever imagine the dismantling and disintegration of the white racist regime of South Africa? कि पीसफुली वो फारग हो जाएंगे, जो जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी था। उन्होंने बॉम्ब बनाया हुआ था इजराइल हेल्प के साथ, जो उन्होंने सितंबर 1979 में टेस्ट भी किया। साउथ कोरिया नहीं, सॉरी, साउथ अफ्रीका। अच्छा, यस, वो तो फिर उनके काले आ रहे हैं। बॉम्ब तो सफेद फार्म के लिए था, बॉम्ब भी जिनसे ट्रम्प मिलना नहीं चाह रहा, जिनको बिल्कुल साइड पे किया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो तारीख का जो लेसन है, इंडिया इज नॉट इम्यून टू दैट। ये तो आपके सामने विक्ट्री परेड आ रही है। हिटलर कहता था 1000 ईयर राइख होगी हमारी, और सारा मुल्क फ्लैट हो गया था, यूरोप पूरा, सिवाय रूस के, स्टालिन और बरतानिया खड़ा और लेकिन बरतानिया बहरहाल चर्चिल ने उसने लीडरशिप दिखाई थी, दिखाई थी, इलेक्शन हार गया था बहरहाल। हाँ, लेकिन ये जो है ये तो लड़े थे, और कितनी कुर्बानियां दी थी इन्होंने। 2,70,00,000 लोग। ज़ेलेंस्की का क्या बनेगा? मिडल डील साइन हो गई, सीज फायर नहीं हो रहा। मुशाहिद साहब, ये भी तो देखें ना, ये भी तो क्या, अब ज़ेलेंस्की ने थ्रेट भी कर दी है कि जी जो मॉस्को में लोग जा रहे हैं, मैं उनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता सिक्योरिटी की, कोई वाकया भी हो सकता है। वो बेवकूफ़ वाली बातें करें। मतलब है कि वो पुतिन ने मैं न्यूक नहीं करना चाहता इनको, वो उसने भी आगे वो भी उधर भी बड़ी खुली बयानबाजी हो रही है। वो कह रहे हैं मॉस्को को हमला करेंगे, वो कहते हैं हम न्यूक्लियर बम नहीं। तो इन दिनों में मोदी कोई शरारत कर सकता है? यानी उधर विक्ट्री परेड हो रही है, इधर ट्रंप आ रहे हैं, मतलब उधर अच्छा, कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, हाँ, ईरान के अब्बास अरगची भी आ रहे हैं। आई डाउट वेरी मच, क्योंकि उनको पता है एक तो है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, दूसरा है कि अमेरिकन एनओसी नहीं मिला, तीसरा है कि उनके अपने हालात भी जो हैं वो परफेक्ट नहीं है। और इधर इस तरफ से देखें ना, छोटा मुल्क जरूर है
लेकिन हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, नीयत भी है और तैयारी भी है। यही चीजें होती है ना हर लिहाज से। अच्छा, वो We are इसमें भी ready। खेल रहे थे कि कौम तकसीम हो जाएगी, हैं? उनका ये भी बड़ा था कौम तकसीम हो जाएगी, ये हाँ, नहीं ये होगा, बल्कि अल्लाह वो का फजल है कि ये ज़्यादा- पाकिस्तानी कौम में बड़ी स्पिरिट है, रेजिलियंस है कि कौम जब मुश्किल वक्त आता है दे राइज टू द ओकेजन। जब जल्जला आया था, आप याद है 2005 में, आप भी उधर गए थे, आप ऑपरेशन कर रहे थे एज ए मेडिकल डॉक्टर, और मैं और चौधरी शुजा साहब टूर कर रहे थे पूरे पाकिस्तान का। तो आपने देखा कितना कराची से लोग आ रहे हैं, बटग्राम औरतें आ रही हैं, मेडिकल डॉक्टर्स स्कूल वहाँ गिर गए थे सारे। पूरे, कितना आपने किया जी, था। यू वर फंक्शनिंग एज अ मेडिकल डॉक्टर, नॉट जस्ट एज अ एंकर। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हमारी कौम में वो स्पिरिट है। एक तो खौफ नहीं है उनका हिंदुस्तान का, और दूसरा है कि उनके स्पिरिट है कि जी अगर मुल्क का सवाल है तो वी इकट्ठे होकर वील टेक देम ऑन। वो पाकिस्तानियत कह लें, नहीं, ये दिन वो है ना, इबादत कह मैं लें। आपसे सिर्फ बात करूं, ये दिन है हैं। विक्ट्री परेड, देखिए ना, विक्ट्री परेड ये मैटर करती है। शी मेरा जिनपिंग इन मॉस्को, I stand by my Kim in I Moscow. stand by my assessment कि there will be no conflict, no war. नॉट आप इवन जाने हैं? ये मुझे, अच्छा मैंने तो कल डिस्कस किया था, ये सर्जिकल स्ट्राइक नामी कोई चीज होती नहीं है। मैं ढूंढ के थक गया हूँ कि वो तो प्रिसीजन स्ट्राइक्स होती हैं, ये ऐसी वो माइंड ना करें, मैं कह दूं अगर ये वुमन इज हाफ प्रेग्नेंट, ये कैसे है? आइदर यू आर प्रेग्नेंट और या तो जंग है या नहीं, सर्जिकल क्या है कि नहीं जी हम ऐसे करेंगे कि वो 2 बम मारेंगे। नो, अ बॉम्ब इज अ बॉम्ब, अ स्ट्राइक इज अ स्ट्राइक। आप कहें सर्जिकल है तो फलाना, वो तो इंडिया वाली मुनाफकत ना की थी उन्होंने कि हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है, जब उन्होंने मिसेस गांधी ने किया था 1974 में। तो इसमें तो इसका मतलब नहीं तो ट्रंप के इस दौरे को हम अच्छा समझें, सऊदी अरेबिया के दौरे को बहुत अच्छा। मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव है कि सऊदी अरेबिया ने सही स्टैंड दिया है, और पॉजिटिव है कि ट्रंप जंगें नहीं चाहता, जंगें खत्म करना चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात। अच्छा, एक मुल्क का रोल, चाहे जंग ना जंग जो ना हो सकी उसमें तो उसका किरदार है। अच्छा ना एक मुल्क का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, और मैं यकीनन आप भी दाद देंगे उनको, प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान। ओह, दबंग, बहुत दबंग आदमी है। उनका इस वक्त क्या रोल रहा है इस तमाम अरसे में? पाकिस्तान के साथ चाइना की तरह खड़ा, और हिंदुस्तान को भी बावर कराना कि जनाब बंदे दे पुत्र बनो, डोंट क्रॉस दोज लाइंस, और वेस्ट को भी समझाना। वो ऐसा बंदा है जो दलेर आदमी है, उसके रूट से अपने माशरे में उसका एक विजन है क्लियर मुसलमानों के हवाले से। वो बहुत अजीम आदमी है। और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देखे ना, मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की उसके बात करेगा या वो। अच्छा, आज़रबाईजान ईरान की दोस्ती हो गई, आप देखें इस पूरे अरसे में कितने ज़बरदस्त बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देखिए ना, आज़रबाईजान ईरान की दोस्ती हो गई, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ईरान की चाइना ने करवा दी, वो जीसीसी वापस आ गई। फिर अच्छा, अहमद शरा के आने से टर्की का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा और बढ़ा है। और बड़ा टर्की तो फुटप्रिंट तो चला गया है इंडोनेशिया से लेकर अच्छा, वो जो आपने उससे बात की थी, वो तो कितना बड़ा उनका सारा बहुत ज़्यादा हो गया सारा। तो इसमें और डॉक्टर यूनुस दरमियान में वो चिकन नेक के ऊपर देखिए ना, डॉक्टर यूनुस ने ये मैसेज दिया था बीजिंग में, याद है उसने उसको उधर भी बात की थी, चिकन नेक की बात की, ये कॉरिडोर की, क्योंकि उससे पहले एक बयान दिया था पिछले साल जयशंकर ने बांग्लादेश के इंकलाब से पहले 2024 में मार्च या अप्रैल में, कि हमें पाकिस्तान बनने से या बांग्लादेश बनने से बड़ा नुकसान पहुंचा है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, हम कमजोर हुए हैं। एक तो पाकिस्तान की बात की थी उसने, और फिर उसका कि बांग्लादेश के कि हमें नुकसान हुआ है, हम कमजोर हुए हैं, यानी कि ये हमारी सिक्योरिटी कमजोर होगी, ये कि कहां से आ गए बांग्लादेश। तो ये असली उनका जवाब भी है, ये जनरल फजल रहमान ने दिया ना। ईस्ट वो क्या था, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, वो भी फारिग हो गया टोटल। क्या ईस्ट देखना वो उन्होंने क्या, तो वो बिम्स्टेक और अपना ईस्ट तो संभाला नहीं जा रहा उनका, नॉर्थ ईस्ट नहीं, तो वो तो उसमें तो आप कह रहे हैं क्वाड में भी नहीं है, आप कह रहे हैं ब्रिक्स में भी नहीं है, आप कह रहे हैं बिम्स्टेक में भी नहीं है, सार्क वैसे फारिग कर दी उन्होंने, BRI के चाइना के भी खिलाफ है। तो फिर लेकिन उन्होंने चाइना से कोशिश की है कुछ हालात बेहतर करने की, अच्छा मजबूरन, कि वो ऑन द रिबाउंड, कि वो मायूसी जो अमेरिका से हुई है वो इधर देख रहे हैं, नहीं तो कुछ मामला ठीक वो करें। चेयरमैन माओ वाली जो बात थी, वो अपने इलाके छोड़ेगा चाइना किसी सूरत? वो तो भूटान तक 2000 किलोमीटर उन्होंने पकड़ लिया था गलवान, जो लड़ाइयाँ हुई थी, और इंडिया ने चू नहीं की। देखिए, इंडिया भी देखता है कि किस पावर से आप डील कर रहे हैं। चाइना के जब चाइना ने इनके खिलाफ और चाइना से लड़ाई हुई, मार्क पड़ी, खामोश हो गए इंडियंस।
जब अमेरिका ने इनके बंदे रॉ के बंदे को निकाला और उनका कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग स्टेट टेररिज्म, कनाडा और यूएसए में, और उसमें भी इंडिया खामोश हो गया। और जब माइग्रेंट्स उसने भेजे थे, पहला काम क्या किया था ट्रंप ने कि 108 इंडियंस जो इलीगल माइग्रेंट्स थे हाथकड़ी लगा के ह्यूमिलेटिंग तरीके से अमृतसर भेजा उसने, और इंडिया ने कोई इतराज़ नहीं किया, कोई मजम्मत नहीं की उनके मीडिया ने कि ये हमारे लोगों से ये ट्रीटमेंट करें। बच्चियां को आपने शक्ल किया हुआ है और हैंडकफ ये कमजोर पोजीशन हो गई। अच्छा, कमजोर ये पोजीशन बुली की अप्रोच है ना मोदी की। नहीं, इंडिया की इंतहाई कमजोर पोजीशन में अब जब टैरिफ के लिए बात शुरू होगी उनसे, तो फिर ये तो अमेरिकन एंजॉय करेंगे ना इस बात को कि कमजोर इंडिया के वो कर रहे हैं, कहते हैं कि इंडियंस आर नाउ मोर डिपेंडेंट ऑन अस, सारा कुछ है। और रूस का क्यों न्यूट्रलिटी हुई है? वो कहते हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट किया इंडिया में, ठीक है उनके तल्लुकात अभी भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनका दे आर नॉट पुटिंग ऑल देयर एग्स इन द इंडियन बास्केट एनीमोर। ये इन्होंने एक हमारा बड़ा फ्रांस से जबरदस्त ताल्लुक आते हैं, राफेल तैयारों का हवा खड़ा किया हुआ था। राफेल वो क्या, ये मुझे, मैं एक्चुअली या तो तैयारी नहीं थी या वो उधर से वापस दौड़ गए इतिहास, क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का पता है ना, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ पहुंच गए हैं वो, और आपको दे दिए उन्होंने JF-17 के अलावा J-10C भी दे दिए जहाज। तो वो राफेल का तो बनाया हुआ था। इट्स नॉट जस्ट द राफेल, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। कौन है वो? उसमें तो जान होनी चाहिए ना। हमारे जो पायलट्स हैं माशाल्लाह, क्या स्पिरिट थी। और जब पुलवामा का हुआ तो उसको वी हैड एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब, उससे पहले एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब, ये बड़े जबरदस्त, तो खुद जहाज चला के ये करते रहे। दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। सी मिलिट्री कमांडर जो है वो तो चाहे एयरफोर्स का हो या आर्मी का हो या नेवी का हो, ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर भी कोई जेन्युइन अगर हो तो वो भी ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड मोबिलाइज पीपल, मोरल बूस्टर करे, सारा करे। तो जो इसको मुजाहिद अनवर खान ने किया था पुलवामा में, इस दफा जनरल NSA अनाउंस हुआ है, सीधा एडिशनल NSA का चार्ज लिए DGI ने। मेरा ख्याल अच्छा फैसला है। अच्छा, क्योंकि वो जो मुज़ाकरात होंगे, हमारे NSA कौन कौन रहे हैं हालिया तारीख में? एक तो जनरल दुरानी, उस वक्त तारिक अजीज साहब भी थे मुशर्रफ साहब के साथ। तारिक अजीज NSA का टाइटल नहीं था उनका। क्या था तारिक अजीज? तारिक अजीज का था कि वो स्टीव विटकॉफ थे। नहीं, मगर NSA थे वो। नहीं, टाइटल नहीं था NSA का। श्योर? नेशनल सिक्योरिटी, आई थिंक ही वाज सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, टाइटल था सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा। और एक दफा मुझे याद है मैंने ब्रीफिंग दी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बलूचिस्तान पर, उसमें अच्छा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, तो उसमें वो मौजूद थे, ओके, एज सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा। तारिक अजीज साहब थे, फिर जनरल दुरानी आ गए थे। हाँ, एक वो गवर्नर शाहिद हामिद भी रहे हैं, सबसे पहले वो थे। अच्छा, वो भी थे। हाँ, भुट्टो के ज़माने में कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं था। अच्छा, और ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी नहीं थे कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नवाज शरीफ साहब के दौर और में मेरे ख्याल में एक वो कहते थे, मेरे ख्याल शायद जनरल याया के दौर में जनरल गुलाम उमर थे या असदुल्ला साहब के वालिद साहब। अच्छा, और सरताज अजीज साहब रहे? सरताज अजीज उनकी पोस्ट क्या थी? फॉर्मल डेजिग्नेट, वो तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे या फॉर्मल डेजिग्नेट थे। फॉरेन मियां साहब के ज़माने में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं कोई रखा। नहीं, नासिर जंजुआ साहब थे ना। हाँ, नाम नेहाद नासिर जंजुआ नहीं, नाम थे जनरल नासिर जंजुआ, सदर्न कमांड वाले प्रॉपर थे, जिनकी जो मतलब बड़ा एक्टिव है, तो नाम नेहाद। लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स नहीं होती थी, क्योंकि मियां साहब का तजुर्बा बड़ा ख़राब हुआ था ना, जब जनरल करामत से गड़बड़ हुई थी, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इशू पर हुई थी ना। अच्छा, ओह, तो वो थोड़ा सा उनके लिए था, जैसे कहते हैं पंजाबी में चाका है। उसको एम्पावर नहीं किया उन्होंने। अच्छा, नेशनल एक डेजिग्नेशन दे दिया टाइटल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। अच्छा, लेकिन वो जो फाल रोल नहीं मर्ज किया था। तो ये फाल रोल होगा ये तो जाहिर है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। और अगर अब रियल टाइम इन्फो भी आ रही है और साथ और ये जो सिचुएशन जिससे मैं कहता हूँ कि दिस इज अ सिचुएशन डॉक्टर साहब ऑफ नो वॉर नो पीस। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, नो वॉर नो पीस, ना जंग है ना अमन है। वो मतलब एक कुछ कशीदगी जो मैनेज्ड कशीदगी है वो रहेगी कायम। नहीं, तो ये फ्रोजन तो खैर काफी अरसे से, इसको फिर क्या नाम दिया जाए? मैं नो वॉर नो पीस कहूंगा। ये याद है मिडिल ईस्ट में भी हुआ था। जी जी, नो वॉर नो पीस। वो तो ये फिलहाल ये नहीं, लेकिन ये इंडस वाटर चलेगा, ये चलेगा, वो तो लॉन्ग हॉल है ना। अच्छा, इंडिया ने आपके खिलाफ दहशतगर्दी भी करनी है, इंडिया ने आपको डिमोनाइज भी करना है, इंडिया ने आपके और प्रेशर भी डालने हैं। दहशतगर्दी करेंगे? हाँ, यस, वो तो उनका DNA में है ना इंडिया का। दहशतगर्दी तो उन्होंने 71 से शुरू की थी। अच्छा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, फिर टामिल टाइगर्स क्रिएट किए थे श्रीलंका में। अच्छा, वो करेंगे सारा। अच्छा, और पाकिस्तान में
तो खुद वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि 4 सालों में 20 टेररिस्ट अटैक्स इंडिया इंटेलिजेंस से ये कराए। पानी का कुछ असर होगा इंडस वाटर वाला? फिलहाल तो नहीं होगा, देखा ना, क्योंकि अभी तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसे भी ये इलीगल है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। आप मैप देखें, हम लोअर राइपेरियन है, इंडिया के साउथ में है ना, तो इंडिया के ऊपर कौन है? चाइना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। तो अगर कल को और ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके। चल रहे हैं, तो आपने हमारे साथ ये कहा कि हम पानी बंद करेंगे, जो अभी जारियत है, जो हमारे लिए रेड लाइन है। अगर हमारे लिए रेड लाइन है तो ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन है, इसकी वजह से हम इट्स एन लिटिल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। कल को फिर अगर, मैं नहीं कह रहा, यजीदियत है, बिल्कुल यजीद की वर्स्ट काइंड ऑफ यस, ये तारीख का भी हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी कमाल की मिसाल दी आपने। कल को चाइना ये कर दे इंडिया के साथ, उनके भी तल्लुका खराब है, फिर इंडिया विल बी चोक्ड ऐसे गर्दन में। वो तीस्ता रिवर, तो ये वो तो फिर और भी तो कर सकते हैं ना, अगर वो आपने प्रेसिडेंट सेट कर लिया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करते हैं, कल को चाइना खुदा ना खास्ता कह दे कि हम आपका पानी बंद कर देते हैं इंडिया का, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर रूट्स तो वो तिब्बत से आते हैं। तो मुशाहिद साहब, गुफ्तगू का इख्तिताम फिर हम यहाँ पे करें कि एक महदूद हमला करेंगे, वो कोशिश करेंगे करने की, मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे महदूद लेवल के, नहीं लेकिन फिर वो जो वो 36 इंच की छाती और तोड़ देंगे, नहीं तो वो तो बयान नहीं बनेगा ना, यहाँ से जवाब जाएगा तो फिर वो तो बात नहीं बनेगी ना। इसलिए मैं महदूद हमले को भी मैं डाउटफुल देख रहा हूँ, क्योंकि वो जो है उसका रिजल्ट बड़ा सख्त होगा ना उनको हिट बैक का। पिछली दफा क्या हुआ था, आप जब उन्होंने किया महदूद हमला, 24 घंटे के अंदर हमने हिट बैक किया, 2 जहाज गिराए, अभिनंदन को कैप्चर किया, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। और मुझे CNN ने फोन किया कि ओ सेनेटर, इट्स गोइंग टू बी अ वॉर नाउ, यू हैव शॉट डाउन 2 प्लेन। मैं कहा नो, देयर विल बी नो वॉर। हाउ कम? मैं कहा मोदी इज अ बुली, इफ ही ब्लिंक देन ही विल ट्राई टू ब्राउबीट अस, बट इफ ही स्टैंड फर्म एंड वी मेक हिम ब्लिंक, ही विल बैक ऑफ। मैं कहा वही होगा। नहीं तो अब क्या होगा? अब वो फर्ज करें अगर आके अटैक करते हैं, सर्जिकल अटैक करते हैं, लेट से, जवाब में यहाँ से क्या होगा? एब्सोल्युटली विदिन 24 आवर्स एक मैसिव रिस्पॉन्स जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब होगा, मिसाइल का मिसाइल होगा, जो इन काइंड हुआ। ज्यादा होगा। आपने वैसे भी देख लिया ना, आपने खुद भी एक मिसाइल फायर कर दिया अब्दाली, 450 किलोमीटर्स सरफेस टू सरफेस, ठीक हो गया ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो स्ट्राइक कोर गए हैं मंगला, हाँ बंगला, उधर बयान दिया, किधर स्टेज क्या थी, व्हाट वाज द सेटिंग ऑन अ टैंक, आर्टिलरी भी। So the message is loud and clear. कि बच्चू अब कोशिश करें तो फिर उसका जवाब ठक 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 इमीडिएटली आएगा। वन वे टिकट अगर आए, मतलब उसमें कोई है ही नहीं। वो फिल्मों के डायलॉग होते हैं ना, आए अपनी मर्जी से, जाए हमारी मर्जी। अच्छा नहीं, इसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई वो अगर एक्सलेट करते हैं इसको, एक्सलेट करते हैं, ठीक है, टिट फॉर टैट। अच्छा देखे ना, जैसे बड़ी, अब खुदा ना खास्ता आगे नहीं चीज बढ़नी चाहिए, लेकिन ये 2 न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, 3 बल्कि, हाँ 3। मैं तो कहता हूँ अब 3 फ्रंट सिचुएशन होगी इंडिया के लिए, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। इंडिया इज नाउ फेस्ड विद 3 फ्रंट सिचुएशन। और चौथी तरफ पानी है, पानी है। तो ये जो है ना, ये बड़ा आसान होता है कि जी हम कंट्रोल्ड होगा, हम रेगुलेटेड होगा, और हम, हमारी डॉक्ट्रिन पहले इंडिया की बनी थी ना कि हम ऐसे करेंगे जंग, वो बड़ा लिमिटेड वॉर होगी। There is no concept of a limited अभी तो वो इतना छोटी सी नन्ही सी war is not 2.2, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि बांग्लादेश ने जो टेंशन डाल दी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली, वो तो बहुत ही, यानी बिल्कुल। देखिए ना, जब दोनों तरफ से वेपनरी भी है, हिम्मत भी है, और अगर हम अग्रीव्ड पार्टी हैं, जहारिया वो कर रहे हैं, तो हमने अपना दिफा तो करना है ना। अमेरिकन नहीं आएंगे बीच में किसी सूरत? आएंगे। अच्छा नहीं, इंडिया को सपोर्ट करेंगे, रुकवाएं नहीं, काम रुकवाएंगे। ट्रंप को याद रखिए कि रियल टाइम इंटेल दे रहे हैं वो इंडिया को। देख, अगर इंडिया को रियल टाइम इंटेल, तो हमारे खिलाफ तो कोई नहीं अभी दी। अच्छा, कहाँ है? वरना ये हालात ना होते। ना हालात नहीं, वो है ही नहीं ना। नहीं, जंग अगर होती रियल टाइम इंटेल है ही नहीं ना, हमने, हमारा रोल ही कोई नहीं है। नहीं, जंग की सूरत में रियल टाइम इंटेल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। Yes. तो रियल टाइम इंटेल अगर हमें चाइना तो देगा, गालिबन यकीनन देगा। हाँ। तो उनको अमेरिकन देंगे? आई एम नॉट सो श्योर।
आई एम नॉट सो श्योर। अमेरिका का उसने यूक्रेन से हटा ली थी इंटेल, रियल टाइम हाँ इंटेल। हाँ, तो मैं आई एम नॉट सो श्योर, ये पहले के मफरूजे हैं। ट्रंप के आने बाद ऑल बेट्स आर ऑफ डॉक्टर साहब। ट्रंप वखरा किस्म का वो प्रेसिडेंट, कहते हैं सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन इंटेल सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंटेल सपोर्ट भी नहीं होगी मेरे ख्याल है अमेरिका से। वो नहीं करेगा, वो नहीं चाहेगा कि कोई मामला बिगड़े। बिगड़े और ठंडा करें। एंड आई फाइंड हिम, उसके जो जितने बयानात आए पॉजिटिव टुवर्ड्स पाकिस्तान। और इसलिए जयशंकर कह रहे हैं कि वी डोंट नीड ब्रोकर्स, नहीं, वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड partners. पार्टनर्स। अच्छा, तो क्यों वो लेक्चर दे रहा है बाहर? क्योंकि प्रीचर किसने किया, क्या प्रीच किया? प्रीच ये किया ना कि तुम एक्सट्रीमिस्ट ना बनो, तुम अपने हमसायों से दोस्ती करो, तुम जंग ना करो। ये प्रीचिंग तो नहीं है ना। ये तो इतना गुस्सा जयशंकर को कि वो आगे से कह रहे हैं पापा डोंट प्रीच। मुशाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, very much, डॉक्टर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस दुआ के साथ कि ये मामला इधर ही थम जाए, बस हम अपना नर्व्स रखें और ठीक जा रहे हैं। एंड आई थिंक न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, पुलवामा के बाद जो था, दिस हैज बीन पाकिस्तान। लेकिन मुशाहिद साहब आम लोगों के साथ और मुसलमानों के साथ और बाकी जो उसके बाद हुआ है ना, और हो रहा है अभी तक भारत में, मतलब है कि वहाँ के लोग बड़े बाशऊर हैं, यकीनन वो इसको खुद ही रोकेंगे। शुक्र है हमने उस पर भी आवाज़ उठाई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट में मुस्लिम अक़लियत की भी पहली दफ़ा बात की गई, जो बड़ी पॉजिटिव बात है। वी हैव टू स्पीक अप फॉर द ऑप्रेस्ड। लीगली भी लियाकत नेहरू पैक्ट जो है वो वैलिड है। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदारवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।